नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 29/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करेंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। जो पुराने दोस्त हैं उनको पता होगा कि इससे पहले मैं एसएससी एमटीएस का सेट करवा रहा था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हूबहू आ गए थे और कुछ क्वेश्चन मेरे बताए हुए डिस्क्रिप्शन से भी लड़ गए थे। इसलिए उसी के तरह आग्रह करता हूं कि इसके हर एक सेट को मेरे सुनते चलें। जीके जीएस याद करने की चीज़ है, अगर याद नहीं हो तो वीडियो को 2-3 बार चलाकर सुने ताकि याद हो जाए। तो इसी क्रम में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों, यह 1989 में घोषित किया गया था। यूनेस्को पुराने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करता है और संरक्षित करता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों आंद्रे अजोले जी हैं। आंद्रे अजोले, तो इसको याद रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन है। अगर सांची स्तूप की बात करें तो इसको बनाने वाले राजा अशोक थे और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है और अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। ताजमहल के बारे में पूछता है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखेंगे कि इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसको बनाया शाहजहां ने। आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सारे याद हो जाते हैं। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो दोस्तों, डेनमार्क में सबसे ज़्यादा सफल सहकारी कृषि है। सहकारी कृषि का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों? तो जब बहुत सारे किसान स्वेच्छा से संगठित होकर अपनी भूमि को मिलाकर खेती करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और वहाँ मुद्रा क्रोन चलता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जबकि ऐसा ही क्वेश्चन एक आ जाए HTTPS, तो HTTP तो सेम हो जाएगा और S लास्ट में है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योर। बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जिसमें रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये सब ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो जिन व्यक्तियों में AB+ रक्त ग्रुप होता है वो किसी भी व्यक्ति के शरीर से खून ले सकते हैं। और एक होता है सार्वभौमिक दाता डोनर, तो ये O- ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई, जबकि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई। रक्त का pH मान दोस्तों 7.4 होता है। धमनी और शिरा रक्त से संबंधित दो चीज़ हैं, याद रखिएगा। धमनी का काम क्या है? शरीर के हृदय से निकलने वाले शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जबकि शिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तब कांग्रेस के 1906 वाले अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था। 1906वां जो साल में हुआ था वो 22वां कांग्रेस का अधिवेशन था और यह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1909 की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, इसमें पहली बार मुस्लिम को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जबकि एक नारा पूछता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर
बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया? तो मलावी। दोस्तों पहला विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया। तब से 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। लेकिन मलेरिया निरोधी महीना अगर पूछे तो जून को बोलते हैं। अच्छा, भारत याद रखेंगे कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है और टीबी 2025, मलेरिया 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सवेशंस एट मोहनजोदड़ो। और इनका अन्य पुस्तक भी लिखा हुआ है जैसे इंडस सिविलाइजेशन, ये इनका भी फेमस पुस्तक है। मोहनजोदड़ो क्या है दोस्तों? तो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ विशाल स्नानागार अन्नागार पाए गए हैं और कांस्य मूर्ति नर्तकी की मिली है, नर्तकी का कांस्य मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रीन गुड डीड्स। दोस्तों अभी याद रखिएगा, ये तो पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में याद रखिएगा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हमारे कौन हैं? तो भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव। विश्व पर्यावरण दिवस पहला बार कब मनाया गया? तो 5 जून को, 5 जून 1974, 5 जून 1974 को। तब से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम 2024 में हमारी भूमि हमारा भविष्य है, जिसको कि #जेनरेशन रीस्टोरेशन के रूप में भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, तो उसके लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित मतलब भेजा जाना, उस महिला पहलवान का नाम क्या है जिसको कि भेजा गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए? तो उस समय भेजा गया था विनेश फोगाट का नाम अनुशंसित किया गया था। तो अभी ये तो पुराना क्वेश्चन है, हम लोग नया क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपडेट की ओर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम दोस्तों अब चेंज हो चुका है। 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसका स्थापना दोस्तों 1991-92 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, 9 जनवरी 2024 को 2 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया, तो इसको याद रखिएगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। कुछ खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे अर्जुन अवार्ड 1961 में स्थापना किया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 में स्थापना किया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एक होता है दोस्तों, अभी हम लोग क्या पढ़े, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, एक होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। अभी याद रखेंगे कुश्ती संघ के बारे में चर्चा हुआ, तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अभी अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को डैश के रूप में जाना जाता है, तो रीवा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जापान में अभी जो युग चल रहा है और रीवा युग चल रहा है। रीवा का मतलब होता है ऑर्डर और हार्मोनी। रीवा से पहले कौन युग चल रहा था? तो हिसेई युग चल रहा था दोस्तों, इसका मतलब होता था शांति प्राप्त करना। अभी जापान के जो वर्तमान सम्राट हैं जिनका नाम है नारुहितो, वो अकिहितो के पुत्र हैं। जापान से याद रखेंगे कि जापान पे परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे लिटिल बॉय नाम से एक बम गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर पे
उस बम का नाम क्या है वो कमेंट कीजिएगा। हम बता दिए हैं 9 अगस्त को नागासाकी शहर पे बम गिराया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उस बम का नाम क्या था जो नागासाकी शहर पे गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। दोस्तों 1965 में ये कॉर्क के छाल पे खोज किए थे जो कि मृत कोशिका थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज का श्रेय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। कोशिका सिद्धांत की अगर बात करें तो स्लाइडेन एवं स्वान 2 वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका के घटक को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जाता है। वो किसके द्वारा दिया गया? तो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, जबकि कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं, जिसकी खोज डी डुबे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है? तो 2019 में तो नॉर्वे आगे था, लेकिन वर्तमान में याद रखेंगे दोस्तों, इसको पछाड़ करके स्विट्जरलैंड टॉप पर बन गया, स्विट्जरलैंड। और भारत का दोस्तों, भारत का स्थिति भी बहुत दयनीय स्थिति में रहता है भारत। कुछ इंडेक्स के बारे में याद रखेंगे जो कि बराबर एग्जाम में पूछता है, उसको बता देते हैं कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर तो बना ही हुआ ही है, लेकिन भारत की स्थिति अभी बताए कि बहुत गड़बड़ हो गया है और भारत 134 नंबर पे है दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पूछता है, जिसमें सिंगापुर टॉप पर बना हुआ है, भारत 82 नंबर पे है। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर बना हुआ है और भारत का स्थान 159 है। इसको भी याद रखिएगा। अभी पहले पूर्व के क्वेश्चन में करा दिया था कि करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है, भारत 93 नंबर पे है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसलिए सभी का अपडेट देता हूं, आप मेरे पे विश्वास रखिए और हमारे साथ बने रहिए, बहुत फायदा होगा। अभी जब एग्जाम हो जाएगा तब पता चलेगा मेरा फायदा। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन दोस्तों, जो कि बिजली से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन भी थी ये डेक्कन क्वीन। अब पूछा जाए अभी भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी का नाम वंदे भारत है, जिसको पहले ट्रेन 18 के भी नाम से जानते थे, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, भारत में सबसे पहले रेल 16 अप्रैल 1953 को चली थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, जो 34 किलोमीटर चली और मुंबई से थाने के बीच चली। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया 1905 में, जबकि राष्ट्रीयकरण पूछे तो बस इसको खाली चेंज कीजिए, 05 को 50 कर दीजिए। 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ, तो याद रखेंगे 16 अप्रैल को रेलवे के सम्मान में रेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थुम्बा को किस देश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था? तो थुम्बा को इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के आदर्श स्थिति के कारण चुना गया। इक्वेटोरियल मतलब विषुवतीय, इलेक्ट्रोजेट्स यानी विद्युतीय प्रवाह, क्योंकि यहाँ से थुम्बा से जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसको बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति विरोध करती है, इसलिए इसको चुना गया थुम्बा को दोस्तों। इसकी स्थापना 1962 में की गई और रॉकेट लॉन्च से या अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित सारे कार्यक्रम है उसका प्रमुख मेन रूप से भारत में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान चेयरमैन की अगर करंट में बात करें तो एस सोमनाथ जी हैं, जो कि 10वां क्रम के हैं, 10वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधव कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? एक कौन लेखिका है जो अपना जो भी रचना करते थे और नाम लिखते थे माधव कुट्टी? तो कमला दास। वो अपना रचना के लास्ट में कमला दास नहीं लिखते थे, माधव कुट्टी लिखते थे। ये कौन है? तो इंग्लिश और मलयालम लेखिका हैं।
इनको 1984 में नोबल पुरस्कार के लिए नामित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइल इज सीक्रेटेड बाय द, मतलब बाइल जो होता है जिसको बोलते हैं पित्त, वो सीक्रेट कहाँ से होता है, किसके द्वारा? तो लीवर के द्वारा, यानी कि यकृत के द्वारा। स्टोमक पेट होता है, गॉल ब्लैडर है, और पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं। तो पित्त जो है यकृत के द्वारा निकलता है, और पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा का पायसीकरण करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछे तो यह यकृत ही है, लीवर ही है। और विटामिन ए का संचय भी यकृत में ही होता है। यकृत जो है अमोनिया और यूरिया का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। और मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी अगर पूछे कि किसको कहा जाता है तो यकृत को ही कहा जाता है। और मोटा मोटी इसका वजन 1.5 kg से लेके 1.6 kg तक होता है मानव यकृत का वजन। और पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जिसको कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में जानते हैं। पैंक्रियाज अग्नाशय। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। इसको लॉन्च किए थे नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जयंती के शुभ अवसर पर। कुछ योजनाओं को हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे मेक इन इंडिया 2014 में इसको लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। डिजिटल इंडिया 2015 में। अभी वर्तमान में याद रखिएगा, अभी करेंट में हाल फिलहाल में पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च किया गया है। 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 1 करोड़ घर में सोलर पैनल लगाना है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सितंबर, ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन उस समय थे। लेकिन अभी याद रखेंगे, तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। यहाँ वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी जी हैं और गवर्नर जिष्णु देव वर्मा जी हैं। दिल्ली का भी पूछिए, अभी हाल फिलहाल में अतीशी मरलोना जी को वहाँ का सीएम चुना गया है। अब विनय कुमार सक्सेना वहाँ दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। बिहार में नीतीश कुमार और गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर जी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन जी हैं और संतोष कुमार गंगवार गवर्नर हैं। एमपी के मोहन यादव जी हैं और मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो है भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा बहुत कार्य किया गया था दोस्तों, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था, जो कि 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था, जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। सिविल सेवा के लिए प्रवेश हेतु उम्र सीमा को 19 साल से 21 साल ये कर दिए थे रिपन महोदय। 1881 में इन्हीं के काल में नियमित जनगणना भारत में हुआ था। स्थानीय स्वशासन की नींव भी रिपन के द्वारा ही रखा गया था। यानी इतना काम किए कि इनके कामों को देखते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक के रूप में घोषित किया गया है। लॉर्ड रिपन को किए हैं। लॉर्ड बेवल की अगर बात करें तो इनके समय में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। रीडिंग के बारे में अगर बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना और चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, ये सब जो है रीडिंग के ही मतलब काल में आया था। लॉर्ड इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूर क्षेत्र डैश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर जो है जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। रूर में क्या होता है दोस्तों? तो कोयला के लिए फेमस है। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन है कि भारत का रूर किसे कहते हैं? यानी कि भारत में जो कोयला के लिए फेमस है वही रूर कहलाएगा। अब याद रखेंगे, रूर बेसिन में कोयला के बहुत सारे प्रकार होता है। एंथ्रासाइट जो कि सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है, लेकिन रूर में बिटुमिनस कोयला होता है। रूर है जर्मनी, रूर को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी
रूर को कहा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका नाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसके तहत दोस्तों इसको शुरू किया गया था 2015 में, और कम शिक्षित या फिर स्कूल छोड़कर जो घर बैठ गए हैं उनमें कौशल विकास करना है इसका लक्ष्य, मतलब टेक्निकल नॉलेज वगैरह भी देना है। जीएसटी किस तरह का कर है? तो कर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं मोटा मोटी, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष। तो जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर के रूप में रखा गया है। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर में आते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर किसे बोलते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर में जो डायरेक्ट जो है उपभोक्ता के द्वारा नहीं भरा जाता है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लॉन्च हुआ था? ये बराबर एग्जाम में पूछता है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लॉन्च किया गया था। और पहला देश जो जीएसटी लॉन्च किया था 1954 में फ्रांस, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो नवंबर 2020 में एंटोनियो गुटेरस जी थे, जो कि अभी वर्तमान में भी बने हुए हैं। ये पहला कार्यकाल नवंबर 2020 में इनका था, जबकि दूसरा कार्यकाल इनका 2022 से 2026 तक चलेगा। तो याद रखिएगा 2026 तक यही रहेंगे यूएनओ के महासचिव। अच्छा, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 193 देश इसके सदस्य देश हैं और सबसे नवीनतम देश दक्षिण सूडान है। यूएनओ के 6 गो मुख्य अंग हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अंग जैसे सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 टोटल देश होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी देश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय एग्जाम में पूछता है, द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन डैश के कारण बन सकता है? तो नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्र होना निकट दृष्टि दोष के कारण बनता है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है, और निकट दृष्टि दोष को दूर अवतल लेंस के माध्यम से किया जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर उत्तल लेंस के माध्यम से किया जाता है। आंखों में विकार होने का प्रमुख कारण यह भी है दोस्तों, विटामिन ए की कमी होना। एक जरा दूरदर्शिता आता है दोष, इसको द्विफोक्सी लेंस से हम लोग दूर करते हैं, जिसका कि आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता को दूर ही नहीं किया जाता है किसी भी लेंस के द्वारा। एग्जाम में पूछता है कि वर्णांधता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो कोई लेंस भी नहीं, क्योंकि उसको कोई कलर दिखेगा ही नहीं। और मोतियाबिंद में क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ जो है आँख के परितारकाओं और पुतलियों पर जम जाते हैं, उसको डॉक्टर के द्वारा साफ किया जाता है, जिसको कि गांव समाज में बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आँख बनाने के लिए गए थे या फिर आँख बनवा के आए हैं। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया? शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, यह अवध के नवाब जो है बाजिद अली शाह हेतु कहा गया है। क्यों? डलहौजी ने एक व्यपगत हड़प नीति लाई थी दोस्तों 1848 में। तो 1848 में इसका शासनकाल ही 1848 से चालू है डलहौजी का भारत में। 1848 में कर्नल स्लीमन को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया गया और उसने अवध के नवाब बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा दिया। फिर 1854 में स्लीमन के जगह आउटरम को भी अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। वो भी अवध के जो है नवाब को के शासन को कुशासन का आरोप कर दिया। लास्ट में डलहौजी ने 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर और उसको हड़प नीति के तहत अंतर्गत उसको ले लिया। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि हड़प नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? तो सतारा 1848 में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वच्छंदता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई थी? तो यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। भारतीय संविधान में बहुत सारे संविधान में कुछ न कुछ लिए जाते हैं, सभी देश से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। उसी तरह तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से
संसदीय तंत्र, एकल नागरिकता, अमेरिका से मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं, ये सब लिया गया है। यूएसएसआर से क्या लिया गया? सोवियत संघ से दोस्तों। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। पहले तो रूस नहीं था, यूएसएसआर था। आयरलैंड की बात करें तो नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस था, क्या चीज थीम था? तो प्लास्टिक प्रदूषण। ये तो 2018 का है। अभी वर्तमान में याद रखिएगा कि 2024 विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस क्या चीज़ है? मुख्य थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य, जिसको कि बता दिए, #जनरेशन रिस्टोरेशन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो यह बनाया गया था जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा। 1857 का विद्रोह पूछता है कि जो है कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, लेकिन क्रांति के रूप में। लेकिन शुरुआत जो एक बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा, सिपाही के द्वारा हुआ था। किस रूप में? कि उन्होंने एक अधिकारी को गोली मार दिया था, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गया था कि जो राइफल दिया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय वो जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो इसको भी याद रखिएगा। 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किसने कहाँ से प्रतिनिधित्व किया सेना का। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो इस तरह से याद रखिएगा। बिहार के आरा से कुंवर सिंह थे संबंधित, तो बिहार से कुंवर सिंह याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर गूगल नहीं है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। लेकिन वेब ब्राउजर की बात करें तो गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ये सब नाम सुने हैं, ये वेब ब्राउजर है। सर्वप्रथम वेब ब्राउजर का विकास किसके द्वारा किया गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, जो कि www के आविष्कारक भी हैं। और सर्वप्रथम वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, CDEC पुणे के द्वारा निर्माण किया गया है, जबकि अनुपम सीरीज का कंप्यूटर बार्क के द्वारा चालू किया गया है। अभी वर्तमान में याद रखिएगा कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर अमेरिका का है, जो जापान के फुगाकू कंप्यूटर को हरा के 1 नंबर हासिल किया है। और भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको हरा के एरावत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर 1986 में बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में जो है लगाया गया। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1945-46 में जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया, जिसको कि कैलकुलेटर के रूप में जानते हैं हम लोग। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देश में स्थित है। कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है। इसके प्रवर्तक यही हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जी। जबकि और 2 पूछता है इंपॉर्टेंट, उसको याद रखेंगे। सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन है? तो शिहाबुद्दीन है। एक पूछता है नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक कौन है? तो ख्वाजा उबैदुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई। ATL का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत चर्चा में था उस समय, अटल टिकरिंग लैब। अटल टिकरिंग लैब जो है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा, ATL का फुल फॉर्म। ये तो कोई खास नहीं था क्वेश्चन। भारत का संविधान किस दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस। तो चूंकि संविधान सभा के द्वारा
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी याद रखेंगे, भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया और अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर 2016 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई। इससे पहले 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते थे 2016 से पहले। 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को हम लोग। और 26 नवंबर को बिहार में मद्य निषेध दिवस भी मनाया जाता है, दारू बंद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है, जिसको कि बूझा चूना भी बोलते हैं, जबकि CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और CaO खाली रहेगा तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि क्विक लाइम कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। CaOH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। हालांकि बहुत सारे थे, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनसा इदुल्ची बाचा, सभी मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किए, लेकिन मेन भूमिका A.O. ह्यूम की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1985 को किया गया, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन 1924 वाला कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता किए थे, इसको याद रखिएगा। बेलगांव बोलने से एग्जाम में पूछता है कि गांव में होने वाला पहला जो है मीटिंग का अध्यक्ष कौन किए थे, तो लोग समझ जाता है बेलगांव महात्मा गांधी, जो कि गलत है। गांव में कांग्रेस का पहला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष किए थे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया, जिसको कि सेल बोलते हैं। सेल की स्थापना दोस्तों 1974 में हुआ था। सेल हो गया, गेल हो गया, GAIL, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। सेल, भेल, गेल, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। अभी वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है, इसको तो पक्का याद रखिएगा। और सेल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष, ये इसको भूल जाइए, सोमा मंडल उस समय थे। सेल के वर्तमान निदेशक जो है, महानिदेशक अमरेंदु प्रकाश हैं, जबकि सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर पूछे एग्जाम में कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है, तो सोमा मंडल। अभी वर्तमान में अमरेंदु प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। चूंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कि K2 बोलते हैं, वो है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए कंचनजंगा होगा। अगर भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो भी कंचनजंगा ही होगा, क्योंकि K2 है POK क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम लोग अपना मानते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, जिसकी ऊंचाई 8,848 या कहीं कहीं 50 मीटर रहता है। और याद रखेंगे कि एनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा दक्षिण भारत की, तो इसको याद रखिएगा। K2 की ऊंचाई अगर बात करें दोस्तों, ये दूसरी है, 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि कंचनजंगा जिसकी बात करें तो 85-98 यानी कि लगभग 8600 हो गया, ये सिक्किम में है। हिमालय उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत सार्वभौमिक मान्य है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो कंप्यूटर चिप फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसा उद्योग जो कच्चे माल प्राप्त हेतु दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं,
अगर कच्चा माल मान ले 100 किलोमीटर दूर पर भी उसका उत्पादन हो रहा है और कंपनी जो है 100 किलोमीटर उससे दूर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़े उसके परिवहन पर, कॉस्ट पे, लागत पे, तो उसको फुटलूज उद्योग बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर चिप, एक छोटे से थैला में बहुत सारे चिप को लेके हम इधर उधर जा सकते हैं, उसको लागत पे बहुत कम ही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब फुटलूज उद्योग के अंतर्गत घड़ी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स, हीरा उद्योग, ये सब सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रयान 2 को जीएसएलवी का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी तरह से पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखेंगे कि चंद्रयान 2 तो पुराना हो गया, चंद्रयान 3 को भी याद रखिएगा। चंद्रयान जो 3 है उसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसको कि अभी एग्जाम हम लोग देखें क्वेश्चन में। चंद्रयान फर्स्ट को दोस्तों 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट 2008, चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2023। एक मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया PSLV एक्सेल C5 के द्वारा। PSLV एक्सेल C25 के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल C25 के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित जो है क्षेत्र है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी। और भारत का पहला नेशनल पार्क भी ये बना था उस समय। एमपी को, अगर बाघ से रिलेटेड याद रखें कि एमपी को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है भारत में। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में लाया गया, जबकि एलिफेंट प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछे तो 1992 में लाया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। आप लोग याद एक क्वेश्चन करके बताइएगा कि गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गिर वन्य जीव अभयारण्य आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं आता तो सर्च करके भी बताइए दोस्तों, उससे याद होता है। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।